हेलो एवरीवन, वेलकम टू ओकुल में आप सभी का स्वागत है। और हम अपनी इस फंडामेंटल्स ऑफ फिजिकल ज्योग्राफी एनसीईआरटी क्लास 11th की जर्नी को आगे बढ़ाते हैं चैप्टर 8 के साथ। चैप्टर 7 तक हम फिजिकल ज्योग्राफी को कवर कर चुके हैं, जिसमें मेजर पार्ट आपका जियोमॉर्फोलॉजी का था। ठीक है, अब हम चैप्टर 8 से स्टार्ट करेंगे, जहाँ से हमारा क्लाइमेटोलॉजी स्टार्ट हो रहा है। तो इसका पहला चैप्टर जो है दैट इज कंपोजिशन एंड स्ट्रक्चर ऑफ एटमॉस्फेयर, हम इसको आज पढ़ेंगे। तो अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए सो दैट आपको हमारे नए वीडियोस के नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम मिल सकें। और अभी काफ़ी इंपॉर्टेंट टाइम आ रहा है, एग्ज़ाम का टाइम आ रहा है सब लोगों के लिए, चाहे वो स्कूल के लोग हों या फिर वो लोग जो यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए भी काफ़ी कम समय बचा हुआ है। तो वो सभी लोग इन वीडियोज़ को अच्छे से देखें। और अगर आपको कोई भी इन वीडियो से संबंधित कोई भी हमें सुझाव देना है, कुछ भी चीज़ अगर आप हमसे पूछना चाहते हैं तो वो भी आप हमें कमेंट बॉक्स के थ्रू पूछ सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस चैप्टर को। तो देखिए, जैसे मैंने आपको बताया, ये चैप्टर जो है यूनिट 4 का पार्ट है, दैट इज़ योर क्लाइमेट। स्टार्ट कर रहे हैं हम यहाँ से, और ये चैप्टर है चैप्टर नंबर 8। आइए देख लेते हैं इस चैप्टर में क्या लिखा गया है। दिस इज द कंपोजिशन एंड स्ट्रक्चर ऑफ एटमॉस्फेयर। तो सबसे पहली चीज़ जो इस चैप्टर में यहाँ पर स्टार्ट में जो इंपॉर्टेंट है वो ये है कि एयर इज़ असेंशियल टू द सर्वाइवल ऑफ ऑल ऑर्गेनिजम्स। ये आपको पता है कि जो एयर है वो बहुत ज़्यादा असेंशियल है सर्वाइवल ऑफ सारे ऑर्गेनिजम्स के लिए। अब देख लेते हैं कि एटमॉस्फेयर क्या होता है। एटमॉस्फेयर इज अ मिक्सचर ऑफ डिफरेंट गैसेस। ये डिफरेंट गैसेस का एक मिक्सचर होता है एंड इट एनवलप्स द अर्थ ऑल अराउंड। ये अर्थ के चारों तरफ क्या होता है, एनवलप करता है, यानी कि अर्थ को एक तरीके से ये कवर अप करता है। It contains life-giving gases like oxygen for humans and animals and carbon dioxide for plants. तो ये animals और humans के लिए जो गैस देता है that is oxygen, important है, और कार्बन डाइऑक्साइड ये देता है किसके लिए, प्लांट्स के लिए। तो एयर इज एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ द अर्थ्स मास, क्योंकि एयर का क्या है कि 99% ऑफ द टोटल मास ऑफ द एटमॉस्फेयर जो है वो कहां पर कन्फाइंड है, देखिए, टू अ हाइट ऑफ 32 किलोमीटर फ्रॉम द अर्थ सरफेस। यानी कि अर्थ की सरफेस से अगर आप 32 किलोमीटर तक की हाइट पे देखेंगे तो 99% ऑफ द एटमॉस्फेयर जो है वो इसी रीजन में, इसी जोन में या इसी एरिया में जो है वो कन्फाइंड है। द एयर इज कलरलेस एंड ओडरलेस एंड कैन बी फेल्ट ओनली व्हेन इट इज ब्लो एज विंड। यानी कि जो एयर है उसका कोई कलर नहीं है, उसका कोई स्मेल नहीं है, कोई ओडर नहीं है, और उसको हम केवल तभी फील कर सकते हैं जब वो विंड की तरह ब्लो करता है। ठीक है, आगे देख लेते हैं क्या लिखा गया है। कंपोजिशन ऑफ द एटमॉस्फेयर, कि एटमॉस्फेयर किस किस चीज से बना हुआ है। द एटमॉस्फेयर इज कंपोज्ड ऑफ गैसेस। तो देखिए, एटमॉस्फेयर में गैसेस हैं जो सबसे ज्यादा है, लेकिन सिर्फ गैसेस से ही नहीं बना हुआ है। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, नोट करिएगा। कंपोज्ड ऑफ गैसेस, वाटर वेपर एंड डस्ट पार्टिकल्स। तो वाटर वेपर और डस्ट पार्टिकल्स भी हैं जो एटमॉस्फेयर में होते हैं। द प्रपोर्शन ऑफ गैसेस changes in the higher layers of the atmosphere in such a way that oxygen will be almost in negligible quantity at a height of 120 किलोमीटर। इसका मतलब क्या है कि जो गैसेस का प्रपोर्शन है वो हायर लेयर्स में वो चेंज होता है, और जो ऑक्सीजन है वो सिर्फ 120 किलोमीटर की हाइट तक ही आपको मिलेगी। यानी कि 120 किलोमीटर की हाइट से अगर आप ऊपर जाएंगे अर्थ की सरफेस से तो आपको ऑक्सीजन नहीं मिलेगी, नेग्लिजिबल क्वांटिटी में मिलेगी। सिमिलरली जो कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर है वो भी 90 किलोमीटर तक की हाइट तक ही आपको मिलेंगे। कहां से, सरफेस ऑफ द अर्थ से। ध्यान रखिएगा, सरफेस ऑफ द अर्थ से बात कर रहे हैं। ठीक है, अगला देख लेते हैं गैसेस। गैसेस में लिखा गया, देखिए, कार्बन डाइऑक्साइड इज मीटरोलॉजिकली अ वेरी इंपॉर्टेंट गैस as it is transparent to the incoming solar radiation but opaque to the outgoing terrestrial radiation। ठीक है, देखिए सोलर रेडिएशन क्या होता है। सोलर रेडिएशन होता है जो रेडिएशन सन से हमें मिल रहा है वो होता है इनकमिंग सोलर रेडिएशन। ठीक है, तो ये उनके लिए ट्रांसपेरेंट होती है। मतलब जो कार्बन डाइऑक्साइड की जो गैस है या जो उसकी लेयर है, आप वो कह सकते हैं कि उसके थ्रू जो सोलर रेडिएशन है वो अंदर आ जाती है। ठीक है, अगर मैं जैसे इस तरीके से आपको बना के समझाऊं कि ये मान लीजिए आपका सन है, ठीक है, और यहां से क्या हो रहा है, इस सन से ये अर्थ पर सोलर रेडिएशन आ रही है। ठीक है, या फिर आप ये कह सकते हैं कि ये CO2 की लेयर है या ये CO2 है। ठीक है, तो यहां पर ये आ रही है, यानी कि ये इसको तो पास कर सकती है, लेकिन जो अर्थ का पोर्शन होगा, जैसे ये मान लीजिए अर्थ है, तो इस अर्थ के पोर्शन से जब अर्थ क्या होता है कि अर्थ इनकमिंग सोलर रेडिएशन से अर्थ गर्म होती है, तो ये खुद एक रेडिएटिंग बॉडी बन जाती है। ठीक है, इसके बारे में हम ज्यादा डिटेल में अगले चैप्टर में पढ़ेंगे। फिलहाल आप इसको थोड़ा सा एक बेसिक समझ के चलिए कि अर्थ गर्म होने के बाद रेडिएटिंग सरफेस बन जाती है, तो इससे भी वापस क्या होता है कि रेडिएशन ऊपर की तरफ को जाती है एटमॉस्फेयर के थ्रू। ठीक है,
तो कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो इस सन की इनकमिंग सोलर रेडिएशन के लिए तो ट्रांसपेरेंट है, लेकिन जो यहां से टेरेस्ट्रियल रेडिएशन होता है यानी कि जो अर्थ से वापस रेडिएशन होता है उनके लिए ये ओपेक हो जाती है। ओपेक का मतलब है कि ये उसको पास नहीं होने देती है। ये वर्ड्स आपने साइंस में भी पढ़े होंगे। ट्रांसपेरेंट क्या होता है, ओपेक क्या होता है, ठीक है। ट्रांसपेरेंट का मतलब है कि जिसके थ्रू चीजें पास हो सकती हैं, ओपेक का मतलब है जिसके थ्रू चीजें पास नहीं हो सकती हैं, ठीक है। तो इट एब्जॉर्ब्स अ पार्ट ऑफ द टेरेस्ट्रियल रेडिएशन एंड रिफ्लेक्ट्स बैक सम पार्ट ऑफ इट टुवर्ड्स द अर्थ सरफेस। अब जब ये इसको पास नहीं होने देती है टेरेस्ट्रियल रेडिएशन को, तो ये कुछ पार्ट एब्जॉर्ब कर लेती है और बाकी ये क्या होता है कि कुछ पार्ट वापस अर्थ को रिफ्लेक्ट करती है। तो उससे क्या होता है कि अर्थ का जो टेम्परेचर होता है वो बढ़ जाता है। इट इज लार्जली रिस्पॉन्सिबल फॉर ग्रीन हाउस इफेक्ट। ये ग्रीन हाउस इफेक्ट के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। कौन सी गैस, ध्यान रखिएगा, कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है। आगे देखिए, द वॉल्यूम ऑफ अ फ्यू डिकेड्स बर्निंग ऑफ फॉसिल फ्यूल्स, हम ज्यादा एयर का टेम्परेचर जो है वो भी बढ़ रहा है। एक इंपॉर्टेंट गैस और लिखी गई है यहां पर, देखिए ओजोन। ओजोन इज अनदर इंपॉर्टेंट कंपोनेंट ऑफ द एटमॉस्फेयर फाउंड बिटवीन 10 एंड 50 किलोमीटर अबव द अर्थ सरफेस, यानी कि अर्थ की सरफेस से 10 से 50 किलोमीटर अबव तक एक गैस हमें और मिलती है, दैट इज योर ओजोन गैस। और ये एक्ट करती है एज अ फिल्टर एंड एब्जॉर्ब्स द अल्ट्रावायलेट रेज। जो सन से अल्ट्रावायलेट रेज आती हैं ये उनको फिल्टर करती हैं, उनको एब्जॉर्ब करती हैं एंड प्रिवेंट्स देम फ्रॉम रीचिंग द सरफेस ऑफ द अर्थ, ठीक है। और ये उनको अर्थ की सरफेस तक पहुंचने से रोकती हैं। आगे देख लेते हैं वाटर वेपर। वाटर वेपर इज ऑल्सो अ वेरिएबल गैस इन दी एटमोस्फेयर। ये भी एक वेरिएबल गैस है। वेरिएबल गैस है मतलब इसका भी जो कंपोजिशन है वो फिक्स नहीं है। विच डिक्रीजेस विद एल्टीट्यूड। ये एल्टीट्यूड के साथ, देखिए यहां पर वर्ड लिखा गया है एल्टीट्यूड, इसको लैटिट्यूड के साथ कंफ्यूज नहीं करिएगा। एल्टीट्यूड का मतलब होता है हाइट, तो ये हाइट के साथ जो है कम होती है। इन वार्म एंड वेट ट्रॉपिक्स, तो वार्म और वेट ट्रॉपिक्स में इसका जो परसेंट है वो 4% तक हो सकता है, किसका, वाटर वेपर का, ठीक है। और कोल्ड एंड ड्राई एरियाज ऑफ डेजर्ट्स एंड पोलर रीजन्स में इट मे बी लेस देन 1% ऑफ द एयर। तो देखिए यहां पर आप खुद देख सकते हैं कि एल्टीट्यूड के साथ भी चेंज होता है और लैटिट्यूड के साथ भी इसका चेंज हो रहा है। देखिए जो ट्रॉपिकल रीजन है, वार्म और वेट ट्रॉपिकल रीजन है, वहां पर ये 4% तक हो सकती है, और जो कोल्ड एंड ड्राई एरियाज ऑफ डेजर्ट्स हैं और जो पोलर रीजन है वहां पर ये लेस देन 1% होती है। वाटर वेपर ऑल्सो डिक्रीजेस फ्रॉम द इक्वेटर टुवर्ड्स द पोल्स। ये चीज यहां पर लिखी गई है, ठीक है। आगे देखिए, इट ऑल्सो एब्जॉर्ब्स पार्ट्स ऑफ द इंसोलेशन फ्रॉम द सन एंड प्रिजर्व्स द अर्थ रेडिएटेड हीट। तो इसका भी कुछ फंक्शन थोड़ा बहुत कार्बन डाइऑक्साइड की तरह ही है कि ये कुछ सन के इंसुलेशन को भी एब्जॉर्ब करती है और अर्थ के जो रेडिएट करती है अर्थ की हीट उसको भी ये थोड़ा बहुत एब्जॉर्ब करती है। इट दस एक्ट्स लाइक अ ब्लैंकेट अलाउइंग द अर्थ नाइदर टू बिकम टू कोल्ड नॉर टू हॉट, यानी कि ये अर्थ के ऊपर एक ब्लैंकेट की तरह काम करती है कि उससे ये जो अर्थ का सरफेस है वो बहुत ज्यादा ठंडा भी नहीं होता है और बहुत ज्यादा गर्म भी नहीं होता है। वाटर वेपर ऑल्सो कंट्रीब्यूट्स टू द स्टेबिलिटी एंड इंस्टेबिलिटी ऑफ द एयर। किस तरीके से ये करती है इसको हम आगे देखेंगे, ठीक है। चलिए आगे देख लेते हैं। जो नेक्स्ट पार्ट है दैट इज योर डस्ट पार्टिकल्स। Atmosphere has sufficient capacity to keep small solid particles which may originate from different sources and include sea salts, fine soil, smoke soot, ash, pollen, dust and disintegrated particles of meteors। तो जो एटमॉस्फेयर है उसके पास कुछ कैपेसिटी होती है कि वो स्मॉल सॉलिड पार्टिकल्स को भी रख सकता है जो कि डिफरेंट सोर्सेज से आते हैं, जैसे कि और होते क्या क्या है, जैसे कि सी सॉल्ट है, फाइन सॉइल है, स्मोक सूट है, एश है, पॉलन है, डस्ट है और या फिर मीटियोर्स के डिसइंटीग्रेटेड पार्टिकल्स हैं। तो डस्ट पार्टिकल्स आर जनरली कंसंट्रेटेड इन द लोअर लेयर्स। ध्यान रखिएगा लोअर लेयर्स में जनरली ये कंसंट्रेटेड होते हैं, लेकिन जो कन्वेक्शनल एयर करंट्स होते हैं दे मे ट्रांसपोर्ट देम टू द ग्रेट हाइट्स, तो वो उनको ऊपर के पार्ट में भी ट्रांसपोर्ट कर सकते हैं। कौन इसके लिए रिस्पॉन्सिबल है, कन्वेक्शनल एयर करंट्स, यानी कि आप कह सकते हैं वर्टिकल मूवमेंट ऑफ द एयर। The higher concentration of dust particles is found in subtropical and temperate regions due to dry winds in comparison to the equatorial and polar regions। तो ध्यान रखिएगा कि सब ट्रॉपिकल और टेम्परेट रीजन्स में जो डस्ट पार्टिकल्स है उनकी कंसेंट्रेशन ज्यादा होती है ड्यू टू ड्राई विंड्स, ठीक है, और कंपेयर टू कहां के, इक्वेटर और पोलर रीजन्स में कम होती है। तो डस्ट एंड सॉल्ट पार्टिकल्स एक्ट्स एज हाइग्रोस्कोपिक न्यूक्लियाई। ये हाइग्रोस्कोपिक न्यूक्लियाई की तरह काम करते हैं। हाइग्रोस्कोपिक न्यूक्लियाई का मतलब वो होता है कि जो एयर से मॉइस्चर को एब्जॉर्ब करते हैं, अराउंड विच वाटर वेपर कंडेंसेस टू प्रोड्यूस क्लाउड्स। तो इन्हीं की वजह से क्या होता है, ज्यादातर क्लाउड्स का फॉर्मेशन होता है, ठीक है। आगे देख लेते हैं स्ट्रक्चर ऑफ द एटमॉस्फेयर कि एटमॉस्फेयर का स्ट्रक्चर क्या है।
द एटमॉस्फेयर कंसिस्ट ऑफ डिफरेंट लेयर्स, एटमॉस्फेयर में डिफरेंट लेयर्स होती हैं विद वेरिंग डेंसिटी एंड टेम्परेचर, जिसका टेम्परेचर और जो डेंसिटी होती है वो अलग अलग होती है। डेंसिटी इज हाईएस्ट नियर द सरफेस ऑफ द अर्थ एंड डिक्रीजेस विद द इंक्रीजिंग एल्टीट्यूड, यानी कि जो डेंसिटी है लेयर्स की वो अर्थ के सरफेस के पास सबसे ज्यादा होती है, और जैसे जैसे हम हाइट में ऊपर बढ़ते जाएंगे या एल्टीट्यूड बढ़ता जाएगा उसकी जो डेंसिटी है लेयर की वो कम होती चली जाएगी। The column of atmosphere is divided into 5 different layers depending upon the temperature condition। लेकिन ध्यान रखिएगा जो layers का डिवीजन किया गया है वो डेंसिटी के बेसिस पे नहीं है, वो टेम्परेचर के बेसिस पर है। और वो क्या क्या है? वो है ट्रोपोस्फेयर, स्ट्रेटोस्फेयर, मीजोस्फेयर, थर्मोस्फेयर एंड एक्सोस्फेयर। ये 5 लेयर्स हैं, मेजर लेयर्स हैं, इनके नाम को आप ध्यान रखिएगा। आगे हम इनको एक एक करके पढ़ना स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहली जो लेयर है दैट इज योर ट्रोपोस्फेयर, जो लोएस्ट लेयर है दैट इज योर ट्रोपोस्फेयर। ट्रोपोस्फेयर इज द लोअर मोस्ट लेयर ऑफ द एटमॉस्फेयर। इट्स एवरेज हाइट इज 13 किलोमीटर। इसकी एवरेज हाइट जो है वो अर्थ के सरफेस से है 13 किलोमीटर तक, और एक्सटेंड्स रफली टू अ हाइट ऑफ 8 किलोमीटर नियर द पोल्स, यानी कि पोल्स के पास ये कम है, और 18 किलोमीटर एट द इक्वेटर, यानी कि इक्वेटर के पास इसकी जो हाइट है वो 18 किलोमीटर की है। तो थिकनेस ऑफ ट्रोपोस्फेयर इज ग्रेटेस्ट एट द इक्वेटर बिकॉज हीट इज ट्रांसपोर्टेड टू ग्रेट हाइट्स बाय स्ट्रॉन्ग कन्वेक्शनल करंट्स। कन्वेक्शनल करंट्स का मतलब मैंने आपको बताया कि जो वर्टिकल मूवमेंट ऑफ द एयर है, अब वर्टिकल मूवमेंट जहां पर ज्यादा होता है, जहां पर एयर का जो मास है वो ज्यादा गर्म होगा, और इक्वेटर के पास आपको पता है कि टेम्परेचर ज्यादा होता है, वहां पर हीट जो है वो ज्यादा होती है, इसलिए कन्वेक्शनल करंट जो है वो ज्यादा होते हैं। इसीलिए जो लेयर ऑफ ट्रोपोस्फेयर है वो इक्वेटर के पास ज्यादा है और पोल्स के पास कम है। 8 से 18 तक वेरी करती है, और एवरेज हाइट इसकी जो है वो 13 किलोमीटर के आसपास है। दिस लेयर कंटेन्स डस्ट पार्टिकल्स एंड वाटर वेपर। यहां पर डस्ट पार्टिकल्स और वाटर वेपर है। ऑल चेंजेस इन द क्लाइमेट एंड वेदर टेक्स प्लेस इन दिस लेयर। ध्यान रखिएगा, क्लाइमेट और वेदर चेंजेस जो होते हैं वो सारे के सारे इसी लेयर में होते हैं, यानी कि किसमें? ट्रोपोस्फेयर में। The temperature in this layer decreases at the rate of 1 degree Celsius for every 165 मीटर ऑफ हाइट, यानी कि आप जैसे जैसे 165 मीटर की हाइट पर ऊपर जाएंगे तो टेम्परेचर जो है वो 1 डिग्री सेल्सियस कम हो जाएगा। और मोस्ट इंपॉर्टेंट एक्टिविटीज जो होती हैं वो, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट बायोलॉजिकल एक्टिविटीज होती हैं वो इसी लेयर में होती हैं। ठीक, अगला है द जोन सेपरेटिंग द ट्रोपोस्फेयर फ्रॉम द स्ट्रेटोस्फेयर, क्योंकि स्ट्रेटोस्फेयर जो है वो अनदर लेयर है, सेकेंड लेयर है। तो ट्रोपोस्फेयर और स्ट्रेटोस्फेयर को जो जोन सेपरेट करता है उसको बोला जाता है ट्रोपोपॉज। द एयर टेम्परेचर एट द ट्रोपोपॉज इज अबाउट -80 डिग्री सेल्सियस ओवर द इक्वेटर एंड अबाउट -45 डिग्री सेल्सियस ओवर द पोल्स। तो इसका एवरेज टेम्परेचर आप यहां पर देख सकते हैं -55 टू 60 डिग्री के आसपास दिख रहा है माइनस में। ट्रोपोपॉज ये है, देखिए यहां पर फिगर में दिख रहा है। ठीक है, ट्रोपोपॉज की ये लाइन मैं आपको यहां पर दिखाता हूं। ये देखिए, ये ट्रोपोपॉज है जो कि आपके स्ट्रेटोस्फेयर और ट्रोपोस्फेयर को सेपरेट कर रही है, और इसके यहां पर टेम्परेचर जो है वो एवरेज -55 टू -60 डिग्री सेल्सियस के आसपास होता है। इक्वेटर के ऊपर ये -80 डिग्री सेल्सियस है और पोल्स के ऊपर ये -45 डिग्री सेल्सियस है। द टेम्परेचर हेयर इज नियरली कॉन्स्टेंट। जो टेम्परेचर यहां पर है वो नियरली कॉन्स्टेंट है, इसीलिए इसको बोला जाता है द पॉज, यानी कि ट्रोपोपॉज। और ये ट्रोपोस्फेयर के ऊपर है तो इसको बोला जाता है ट्रोपोपॉज। अगली लेयर जो है वो है स्ट्रेटोस्फेयर। द स्ट्रेटोस्फेयर इज फाउंड अबव द ट्रोपोपॉज एंड एक्सटेंड्स अप टू अ हाइट ऑफ 50 किलोमीटर। देखिए 50 किलोमीटर की जो हाइट लिखी गई है इसको कंफ्यूज नहीं करिएगा, ये अर्थ की सरफेस से लेकर 50 किलोमीटर की हाइट है। ठीक है, यानी कि 13 किलोमीटर की हाइट आपकी किसकी है? एवरेज हाइट ट्रोपोस्फेयर की है, और उससे ऊपर यानी कि अराउंड 37-38 किलोमीटर की जो थिकनेस है वो स्ट्रेटोस्फेयर की है। जो 50 किलोमीटर की हाइट है वो अर्थ की सरफेस से है, इस चीज को कंफ्यूज मत कीजिएगा। ठीक है, आगे देखिए, वन इंपॉर्टेंट फीचर ऑफ द स्ट्रेटोस्फेयर इज दैट इट कंटेन्स ओजोन लेयर। जो ओजोन लेयर है वो इसी में है, स्ट्रेटोस्फेयर में। दिस लेयर एब्जॉर्ब्स अल्ट्रावायलेट रेडिएशन एंड शील्ड्स लाइफ ऑन द अर्थ फ्रॉम इंटेंस हार्मफुल फॉर्म ऑफ एनर्जी, जो कि है अल्ट्रावायलेट रेडिएशन। ये मैं आपको बता चुका हूं कि ओजोन लेयर जो है वो अल्ट्रावायलेट रेडिएशन जो सन से आती है उनको क्या करता है? फिल्टर की तरह काम करता है और एब्जॉर्ब करता है। अगला लेयर है मीजोस्फेयर। It lies above the stratosphere which extends up to a height of 80 किलोमीटर। ये अगेन ये हाइट जो 80 किलोमीटर की है that is from the surface of the earth. In this layer once again temperature starts decreasing। देखिए स्ट्रेटोस्फेयर, आपका जो ट्रोपोस्फेयर है वहां पर टेम्परेचर कम हो रहा है, स्ट्रेटोस्फेयर में टेम्परेचर बढ़ता है बिकॉज ऑफ ओजोन लेयर, और मीजोस्फेयर में आपका टेम्परेचर फिर से कम होना शुरू हो जाएगा विद द इंक्रीज इन द एल्टीट्यूड एंड रीचेस अप टू -100 डिग्री सेल्सियस एट द हाइट ऑफ 80 किलोमीटर। यानी कि जहां पर आपका मीजोपॉज होगा, देखिए इस फिगर में आप देखिए यहां पर आपको अच्छे से समझ में आएगा। मीजोपॉज
ये देखिए ये आपका मीजोपॉज है, यानी कि जहां पर आपका मीजोस्फीयर कंप्लीट हो रहा है वहां पर मीजोपॉज है, और यहां पर टेम्परेचर आपका वापस से कितना हो गया है, लगभग -100 डिग्री सेल्सियस के आसपास। द अपर लिमिट ऑफ द मीजोस्फीयर इज नोन एज मीजोपॉज। ठीक है, अगली लेयर यहां पर एक लिखी गई है, इसमें थोड़ा सा डाउट है, कंफ्यूजन है, मैं उसको दूर करता हूं। अभी देखिए अगली लेयर यहां पर लिखी गई है आइनोस्फेयर। आइनोस्फेयर इज लोकेटेड बिटवीन 80 एंड 400 किलोमीटर अबव द मीजोपॉज, यानी कि 80 से लेकर 400 किलोमीटर तक है, मीजोपॉज के ऊपर है आइनोस्फेयर। इट कंटेन्स इलेक्ट्रिकली चार्ज पार्टिकल्स known as ions and hence its name is ionosphere। जो रेडियो वेव्स होती हैं transmitted from the earth are reflected back to the earth by this layer। temperature here starts increasing with the height। ठीक है, लेकिन यहां पर आप एक चीज का ध्यान रखिएगा, मैं इस चीज को आपको यहां पर क्लियर कर देता हूं। देखिए मैं यहां पर इस चीज को लिख देता हूं कि आइनोस्फेयर, देखिए यहां पर आपको थर्मोस्फेयर दिख रहा है और एक्सोस्फेयर दिख रहा है, लेकिन आइनोस्फेयर नहीं दिख रहा है। ठीक है, तो मैं आपको एक चीज बता देता हूं कि आइनोस्फेयर एक ऐसा पार्ट है जहां पर आपके आयोनाइज्ड पार्ट होते हैं। ठीक है, ध्यान रखिएगा, मैं लिख रहा हूं यहां पर आइनोस्फेयर में होते हैं आपके आयोनाइज्ड पार्ट। ठीक है, आयोनाइज्ड पार्ट ऑफ अर्थ्स अपर एटमॉस्फेयर। और जनरली जो इसकी हाइट होती है वो यहां पर लिखी गई है 80 to 400 किलोमीटर, लेकिन जनरली जो हाइट है वो होती है अराउंड 60 किलोमीटर से लेकर 1100-1200 किलोमीटर के आसपास तक की हाइट। ठीक है, और इस आइनोस्फेयर के अंदर तीनों लेयर आती हैं। ठीक है, तीनों लेयर का थोड़ा थोड़ा पार्ट होता है, दैट इज थर्मोस्फेयर भी इंक्लूड करता है। इट इंक्लूड्स थर्मोस्फेयर प्लस इट इंक्लूड्स मीजोस्फेयर प्लस इट इंक्लूड्स अ पार्ट ऑफ एक्सोस्फेयर। तो थर्मोस्फेयर, मीजोस्फेयर और एक्सोस्फेयर का कुछ कुछ पार्ट जो है वो आइनोस्फेयर के अंदर आता है। ठीक है, ये कोई एक पूरी सेपरेट लेयर नहीं है। ठीक है, यहां पर भी आप नाम देखेंगे, 5 नाम में आपको नाम दिए गए हैं, जो वो है ट्रोपोस्फेयर, स्ट्रेटोस्फेयर, मीजोस्फेयर, थर्मोस्फेयर और एक्सोस्फेयर। आइनोस्फेयर का नाम कहीं पर भी नहीं है, क्योंकि ये मीजोस्फेयर, थर्मोस्फेयर और एक्सोस्फेयर के कुछ कुछ पार्ट को जो है वो मिला के बन जाता है आइनोस्फेयर। इस चीज को आप ध्यान रखिएगा। ठीक है, लास्ट जो लेयर है वो है आपकी एक्सोस्फेयर। द अपर मोस्ट लेयर ऑफ द एटमोस्फेयर अबव द थर्मोस्फेयर इज योर नोन एज एक्सोस्फेयर। ये हाईएस्ट लेयर है और इसके बारे में अभी तक बहुत ज्यादा जानकारी नहीं है। वट एवर कंटेंट्स आर देयर दीज आर एक्सट्रीमली रेरिफाइड, यानी कि एक्सट्रीमली रेरिफाइड कंडीशंस में है, यानी कि जो इनकी डेंसिटी है वो बहुत ही ज्यादा कम है। एंड ग्रेजुअली मर्जेस विद द आउटर स्पेस, और ये धीमे धीमे क्या होता है, ये आउटर स्पेस के साथ मर्ज हो जाती है। इसकी हाइट वगैरह के बारे में पूरी जानकारी अभी तक नहीं मिल पाई है। Although all layers of the atmosphere must be exercising influence on us, geographers are concerned with the फर्स्ट 2 लेयर्स ऑफ द एटमोस्फेयर। जबकि पांचों की पांचों लेयर का कुछ ना कुछ इन्फ्लुएंस हमारे ऊपर जरूर है, लेकिन जो जोग्राफर्स हैं या जो मेन स्टडी हो रही है वो सिर्फ और सिर्फ 2 लेयर्स को लेकर है। जो पहली 2 लेयर है दैट इज योर ट्रोपोस्फेयर एंड स्ट्रेटोस्फेयर। ठीक है, इसके बाद जो एलिमेंट्स हैं क्लाइमेट और वेदर के, जो एलिमेंट्स हैं, द मेन एलिमेंट्स ऑफ द क्लाइमेट विच आर सब्जेक्ट टू चेंज एंड विच इन्फ्लुएंस द ह्यूमन लाइफ ऑन अर्थ, वो कौन कौन से हैं? दे आर टेम्परेचर, प्रेशर, विंड्स, ह्यूमिडिटी, क्लाउड एंड प्रेसिपिटेशन। और इन सब के बारे में हम अगले आने वाले चैप्टर्स में, यानी कि 9th, 10th और 11th चैप्टर्स में पढ़ेंगे। ठीक है, तो इस चैप्टर में फिलहाल इतना ही। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया होगा तो आप प्लीज जरूर लाइक कीजिए, इसको शेयर कीजिए और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। और अगर आपको हमारे कंटेंट से लेकर कुछ भी और जानकारी चाहिए या कुछ भी और आप इन्फॉर्मेशन हमसे लेना चाहते हैं या इस चीज़ के बारे में आप कुछ हमें फीडबैक देना चाहते हैं, कुछ सुझाव देना चाहते हैं, तो प्लीज़ नीचे कमेंट बॉक्स में लिखिए। और आप हमसे हमारे फेसबुक पेज, ट्विटर पेज, टेलीग्राम चैनल, लिंक्डइन चैनल, सबके थ्रू आप जुड़ सकते हैं। और ओकुल अब आ चुका है इंस्टाग्राम पे भी, क्योंकि बहुत सारे लोग आजकल इंस्टाग्राम्स में चीज़ें फॉलो करने लगे हैं, तो इंस्टाग्राम्स में भी हम आ चुके हैं। आप वहाँ पर जाके ओकुल शिक्षा सर्च कर सकते हैं। ओकुल शिक्षा, OKULSHIKSHA, ओकुल शिक्षा आप सर्च कर सकते हैं @इंस्टाग्राम पे। और इंस्टाग्राम पे भी हम आपको मिल जाएंगे, आप वहाँ पर हमें चीज़ें फॉलो कीजिए। अभी नया चैनल बना है, बहुत ज़्यादा चीज़ें वहाँ पर अपडेटेड नहीं है, लेकिन धीमे धीमे हम चीज़ों को वहाँ पर भी अपडेट करते जाएंगे। वीडियोस के लिंक वगैरह आपको वहाँ पर भी मिलेंगे, आप इंस्टाग्राम पर भी हमें फॉलो कर सकते हैं। तो बहुत जल्द मिलेंगे 9 चैप्टर के साथ, तब तक चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन प्रेस कर लीजिए, सो दैट नए वीडियोज़ के नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिल सकें। तो सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, टिल देन डू टेक केयर ऑफ योर सेल्फ, थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।